स्टूडेंट्स, कल हमने पाचन तंत्र के आमाशय तक डिस्कस कर लिया था। आज हम छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी आंत पाइलोरिक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पाई जाती है। जहाँ पर पाइलोरिक वॉल्व खत्म होता है वहाँ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक ये उपस्थित होती है। इसकी औसत लंबाई 7 मीटर तक होती है। इसका जो डायामीटर होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ये अंदर से बहुत छोटी स्ट्रक्चर में होती है। इसका व्यास कम होता है लेकिन इसकी लंबाई अधिक होती है। तो जैसे हम बड़ी आंत को देखते हैं और छोटी आंत को देखते हैं तो ये बड़ी आंत से भी बड़ी दिखाई देती है छोटी आंत, लेकिन इसका व्यास कम होने के कारण हम इसको छोटी आंत बोलते हैं। यहाँ पर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, यहीं पर भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। यह तीन पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जीजेनम, तीसरा होता है इलियम। ग्रहणी बोलते हैं इसको, अग्र शुद्रांत बोलते हैं और शुद्रांत बोलते हैं। जो ग्रहणी होती है उसमें होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन एंजाइमों द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन आता है उसका पाचन किया जाता है ग्रहणी में। सर्वाधिक पाचन पूछा जाए, सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी वाले पार्ट में होता है। और सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो जेजेनम में होता है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें एंटेरोसाइट कहते हैं, आंतरीय कोशिकाएं। इनके द्वारा पाचन की वो अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। बचा हुआ जो होता है बाइल साल्ट्स और विटामिन जो होते हैं वो शुद्रांत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें छोटी छोटी माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर टाइप की संरचनाएं पाई जाती है, जो क्या करती है कि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करती है, जिससे सबसे अधिक मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषण हो सके। तो हमने पढ़ा छोटी आंत। छोटी आंत क्या होता है? पाइलोरिक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। इसकी औसत लंबाई जो होती है वो 7 मीटर होती है। इसका डायामीटर कम होता है और लंबाई अधिक होती है। भोजन का सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण इसी भाग में होता है। और अगर अपन से पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पूछे तो सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है और सर्वाधिक अवशोषण जो होता है वो शुद्रांत में होता है, जेजेनम में, अग्र शुद्रांत में होता है। ठीक है। यहाँ पर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है, आंतरीय कोशिका, जैसे हम एंटेरोसाइट कहते हैं। यहाँ पर इलियम में बाइल साल्ट्स का और विटामिन का अवशोषण होता है। ग्रहणी में रासायनिक पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत में क्या क्या होता है। छोटी आंत में अग्नाशय और पित्ताशय, अग्नाशय रस और पित्त रस पाया जाता है जो आता है, और बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट करते हैं ये। इसके अलावा ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं। तो अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशय रस स्त्रावित करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। पहला एंटेरोकाइनेज, फिर है काइमोट्रिप्सिन, फिर है ट्रिप्सिन, फिर चौथे पे है सुक्रोज, पांचवे पे लैक्टेज, छठे पे न्यूक्लियस, सातवें पे लाइपेज और आठवें पे एमाइलेज। ठीक है। तो ये इतने प्रकार के एंजाइम्स स्त्रावित करता है अग्नाशय रस। पित्त रस जो होता है उसका निर्माण यकृत में होता है। यकृत से ये हिपेटिक डक्ट के द्वारा पित्ताशय में प्रवेश करता है। पित्ताशय में ये पित्त रस का संग्रहण किया जाता है। भोजन के माध्यम को ये क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ये पित्त रस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है पित्त लवण, दूसरे होते हैं पित्त वर्णक। पित्त लवण क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। और पित्त वर्णक होते हैं बिलरुबिन और बिलवर्डिन, जो क्या करते हैं? पीला, येलो कलर प्रदान करते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पित्तरस के बारे में। पित्तरस की जो पीएच होती है वो 7.7 होती है। यहाँ किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं ये। पित्त लवण जो होते हैं वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का पायसीकरण होता है वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वसा का पायसीकरण कहलाती है। यहाँ पर पित्त वर्णक पाया जाता है बिलरुबिन और बिलवर्डिन। अगर बिलरुबिन और बिलवर्डिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जिससे उसके आंखें पीली नजर आती है और नाखून पीले हो जाते हैं। ये दूषित भोजन करने से और दूषित जल पीने से होता है। फिर है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस की पीएच होती है 7.8। ये होता है सबसे पावरफुल रस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पर कि यहाँ पर सभी प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
एंटेरोकाइनेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, सुक्रोज, लैक्टेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, एमाइलेज, ये क्या करते हैं, सभी प्रकार के भोजन के अवयवों का पाचन करते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होने के कारण इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा पित्त रस के बारे में, अग्नाशय रस के बारे में। अब पढ़ेंगे हम अग्नाशय रस में पाए जाने वाले मेन एंजाइम कौन कौन से हैं। उसमें है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज जो है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ASM एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिप्सिन हुआ, काइमोट्रिप्सिन हुआ, ये अलग अलग टाइप के एंजाइम है। ट्रिप्सिन अलग है, काइमोट्रिप्सिन अलग है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अलग है, लेकिन इन तीनों का वर्क ये है कि ये प्रोटीन को पेप्टाइड में और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर तीसरा है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। तो हमने अग्नाशय रस में पढ़े एमाइलेज के बारे में। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से काइमोट्रिप्सिन, ये दो चीजें तो आपको याद हो जाएगी। और पेप्टाइड प्रोटीन का ही होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो प्रोटीन को पेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कौन कौन करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फिर है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर अग्नाशय रस और पित्त रस दोनों आंत रस में आते हैं। फिर आंत रस के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो कि हमने अग्नाशय रस में टूटे थे वो और ज्यादा मतलब सरल रूप में आने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास माल्टोज आया था वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है माल्टेज की उपस्थिति में। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूट जाता है लैक्टेज की उपस्थिति में। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूट जाता है सुक्रेज की उपस्थिति में। फिर वसा है जो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में टूट जाता है लाइपेज की उपस्थिति में। ठीक है, फिर न्यूक्लियस है जो न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड अग्नाशय रस में बन गया था, फिर वो काय में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में टूटेगा। फिर डाइपेप्टाइड है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति में। फिर है न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड है, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड जो है नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज में कन्वर्ट हो जाता है फास्फेटेज की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमने पढ़ा अग्नाशय रस में एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलते हैं। लाइपेज वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलता है। न्यूक्लियस डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। फिर यहाँ पे माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज भी लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। फिर लाइपेज की उपस्थिति में वसा जो थी वो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित होती है। न्यूक्लियस की उपस्थिति में न्यूक्लियिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलती है। डाइपेप्टाइडेज की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड जो है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। फिर फॉस्फेटेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड के फॉस्फेटेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज में टूट जाता है। ठीक है, और जो ये आंत रस है इसको हम सकस एंटेरियोकोस कहते हैं। जब अग्नाशय रस, पित्त रस, आंत रस और म्यूकस आपस में मिलते हैं तो ये सकस एंटेरियोकेसिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, म्यूकस का निर्माण आंत रस में किसके द्वारा होता है, आंत में किसके द्वारा होता है, गोबलेट कोशिकाओं के द्वारा होता है जो म्यूकस का स्त्रवण करती है। अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत जो है सबसे बड़ी ये पाचक ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। ठीक है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है इसमें, अर्थात
ये अपनी मतलब वापस ये पुनरुद्भवन हो जाता है इसके अंदर। अगर इसमें किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो ये वापस अपनी प्रतिरक्षा को वापस ले आता है। अधिकतम वजन जो होता है दाईं ओर होता है, ये दो पालियों में विभक्त होता है, बाईं पाली और दाईं पाली। दाईं पाली में वजन अधिक होता है। ये इसका कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। हिपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट के द्वारा गैल ब्लेडर में ये पित्त को भेजता है, पित्त रस को भेजता है। फिर यहाँ है एमिनो एसिड को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये कार्य कब करता है? जब हमारा उपवास हो या हम काफी दिनों तक भोजन ना करें, तो ये हमारे बची हुई एनर्जी होती है जो एमिनो एसिड के रूप में इसके पास रखी हुई रहती है, इसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन के रूप में ये भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, तो यकृत जो है पाचक ग्रंथि है, प्लस सबसे बड़ी ग्रंथि है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये रिपेयर जल्दी हो जाता है। फिर है अधिकतम वजन जो होता है दाईं ओर होता है, क्योंकि ये दो पालियों में विभक्त होता है, दाईं पाली और बाएं पाली। फिर है इसका कार्य होता है पित्त का निर्माण करना, एमिनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। एमिनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे उपवास के समय हमें एनर्जी मिलती है। ये हुआ हमारा यकृत। फिर हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। सीकम के यहाँ पर एक अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स पाया जाता है, और ये एनस होता है जिसके द्वारा मल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें सीकम जो होता है ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग है। सीकम व कोलोन के संयुक्त स्थल पर एक नुकीली संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। यह अवशेषी अंग के रूप में होती है। सीकम और कोलोन के जो संयुक्त स्थल होता है वहां पर एक नुकीली संरचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। यह हमारे बॉडी में एक अवशेषी अंग के रूप में होती है, लेकिन यह अवशेषी अंग इसलिए होता है क्योंकि पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो घास खाया करते थे, तब इसका यूज किया जाता था अपेंडिक्स का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम घास वगैरह नहीं खाते, तो ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। अपेंडिक्स सेल्यूलोज का पाचन अपेंडिक्स के द्वारा होता है। तो हम लोग घास फूस खाते नहीं है, तो सेल्यूलोज हमारे में बनता नहीं है। इस कारण ये एक अवशेषी अंग के रूप में मात्र हमारे रह चुका है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी आंत से जब भोजन बड़ी आंत में सीकम पे जा रहा है, तब बीच में ये अपेंडिक्स पड़ती है जिसमें भोजन का टुकड़ा गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है कि ये काफी दिनों तक इसमें पड़ा रहता है। पड़ा रहने से यहाँ पर ये सड़ जाता है। सड़ने के बाद विषैले एंजाइम्स क्रिएट हो जाते हैं। विषैले एंजाइम, विषैले पदार्थ क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमारे पेट में दर्द होता है। फिर डॉक्टर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इस अवशेषी अंग को बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक है, फिर होता है कोलोन। बचा हुआ जो अवशिष्ट है और उसमें कुछ काम की चीजें होती है, उनको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। बाकी अपशिष्ट को कहाँ पर? रेक्टम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर मल एकत्रित होता है। जो हमारा मल है उसका रंग जो होता है वो इंडोल और एस्केटोल के कारण आता है। फिर गुदा छिद्र के द्वारा मलोत्सर्ग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया एक आहार नाल में संपन्न होती है। सबसे पहले मुख में भोजन जाता है। भोजन मुख से प्रवेश करता हुआ ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से ग्रसिका में आता है। यहाँ तक मुख कुआ में हमारे लार ग्रंथि पाई जा रही थी, है ना। फिर वहां पर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है मुख के अंदर। फिर आते हैं हम ग्रसनी में। ग्रसनी में कुछ नहीं होता, भोजन को ग्रसिका तक पहुंचाया जाता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन क्या करता है? आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है, जिसमें ऑक्जेंटिक सेल्स, जाइमोजन सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती है, जाइमोजन सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है? पाचन में अपनी अहम भूमिका निभाती है। HCl का स्त्रवण होता है जो क्या करता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में संपन्न होता है।
फिर हमने पढ़ा छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत जो है उसमें दो प्रकार के मेन रस पाए जाते हैं, पित्तरस और अग्नाशय रस, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम सीक्रेट करते हैं। पित्तरस से कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, जबकि अग्नाशय रस बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी जाती है। आंत रस के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा पाचन किया जाता है। आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजेनम और इलियम। जो ग्रहणी होती है उसमें सर्वाधिक पाचन होता है, जेजेनम में सर्वाधिक अवशोषण होता है। फिर जो इलियम होता है वहां पर बाइल साल्ट्स का और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। फिर हमने यकृत के बारे में पढ़ा था। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है, पित्तरस का निर्माण करती है। और फिर हमने पढ़ा था बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत जो है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, सीकम, कोलन और रेक्टम में। सीकम, कोलन, रेक्टम के अंदर सीकम वाला जो भाग होता है वहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है, जो कि अवशेषी अंग के रूप में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे अंदर पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का पाचन करता है, तो हमारे बॉडी में सेल्यूलोज हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, इसलिए ये हमारे अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। फिर है कोलोन, क्या करता है, अतिरिक्त जल का जो काम का जल है उसका अवशोषित कर लेता है, बाकी बचे अपशिष्ट को रेक्टम में ट्रांसफर कर देता है। रेक्टम से ये एनस द्वारा बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रकार कंप्लीट होता है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा पाचन संबंधी विकार। पाचन संबंधी विकार में पाचन मतलब हमारे पेट से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उसमें पहला होता है अल्सर। अल्सर क्या होता है, अल्सर में क्या होता है, हमारे आंतों में छाले पड़ जाते हैं, आंतों में छिद्र हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेट में छाले होना। ठीक है, यह आंतों में होता है। उसका कारण ये होता है कि जब हम अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, जब हम भोजन को अत्यधिक मात्रा में ले लेते हैं तो क्या होता है, भोजन हमारा आमाशय से बाहर निकलकर आंत में पहुंच जाता है। तब आंत में भोजन प्लस HCl आ जाता है। अब आमाशय में तो क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है, जो क्या करता है, इसकी HCl से रक्षा करता है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का इस तरीके का कुछ आवरण नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये HCl क्या करता है, आंतों में छेद कर देता है, जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। दूसरा है बवासीर। बवासीर रक्त वाहिनियों का मलाशय में प्रवेश हो जाता है। तो हमारी रक्त वाहिनियां जो होती है वो क्या करती है, यहां से कोलोन में हमारी ब्लड वेसल्स तक पाई जाती है, जो रक्त वाहिनियां आगे बढ़कर रेक्टम में आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड जो हमारे, जब हम मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करते समय इन रक्त वाहिनियों से ब्लड भी बाहर आता है, जिससे कि वो जगह नमी प्राप्त कर लेती है और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप इस चीज को ऑपरेट भी कराते हैं तो भी ये कुछ समय बाद वापस अपना रूप ले लेती है। ठीक है, फिर है उल्टी। आमाशय से भोजन का बाहर आना। केवल और केवल एकमात्र ऐसा अंग है जहां से भोजन जाने के बाद पुनः वापस बाहर आता है, वो है आमाशय। आमाशय के द्वारा आंत में जाने के बाद भोजन कभी वापस नहीं आता, लेकिन आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का बाहर आना उल्टी कहलाता है। कई बार हमें बेचैनी महसूस होती है और हमें वोमिटिंग हो जाती है। एसिडिटी के टाइम भी हमें वोमिटिंग होती है। फिर है कब्ज। कब्ज में क्या होता है, भोजन का सीकम में रुक जाना, जिसके द्वारा वह मल त्याग नहीं कर पाता, उसे हम कब्ज कहते हैं। डायरिया, इसमें क्या होता है, पतले दस्त आते हैं, पतले दस्त होते हैं। दूसरा, कमजोरी आ जाती है। उसका कारण ये होता है कि हमारा जेजेनम और हमारा इलियम जो होता है वो भोजन को बहुत कम मात्रा में अवशोषित करता है। यही प्रक्रिया डायरिया कहलाती है। तो हमने 5 रोगों के बारे में पढ़ा। अल्सर जो कि आंतों में होता है, बवासीर रक्तवाहिनियों का मलाशय में प्रवेश हो जाता है, उल्टी आमाशय से भोजन का बाहर आना, फिर है कब्ज, भोजन का सीकम में रुक जाना, फिर डायरिया, अवशोषण की दर का कम होना, लास्ट डकार। कहीं हमारा जो भोजन है आमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। भोजन के जस्ट बाद डकार आना नुकसानदायक होता है। उस समय आपका भोजन पचा भी नहीं होता और वो कहाँ प्रवेश कर जाता है, छोटी आंत में। लेकिन अगर
3-4 घंटे बाद डकार आना, वो एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है, अर्थात उसका भोजन पूर्ण तरीके से पचित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाचन तंत्र के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ग्रंथियों का पढ़ेंगे, जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।